हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और साथ ही चैप्टर 2 का शुरुआत भी हो गया है। तो चैप्टर 2 के अंतर्गत हम लोग उसका इंट्रो और अर्थव्यवस्था की परिभाषा और अर्थ पढ़ चुके हैं, साथ ही विशेषता भी पढ़ चुके हैं उसके, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, जो कि चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है तो इससे पहले की वीडियो आप लोग देख लीजिए। उससे पहले अगर आपको वीडियो पाना है तो पहली बात तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मिल पाएगा। मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिससे आपको इसको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या? अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है मैंने आपको बताया था ना। है, इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें क्या होता है, लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं, है ना? वो अर्थव्यवस्था होता है ना। तो इसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं? इसके मेजर जो टाइप हैं वो 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट है पूंजीवाद, सेकंड है समाजवाद एंड थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो मैं इसका इंट्रो दे देता हूँ। पूंजीवाद क्या होता है? इसमें निजी स्वामित्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? निजी स्वामित्व पाया जाता है। इसमें यानी सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। समाजवाद में क्या होता है? इसमें सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। और मिश्रित में क्या होता है? इन दोनों का मिक्स रहता है, मतलब निजी भी रहता है और सरकार का भी रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले अर्थ की बात करें तो वह अर्थव्यवस्था इसमें उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी आदि पर निजी व्यक्तियों को स्वामित्व होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वो क्या कहलाता है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। यानी कि इसमें क्या होता है? फर्स्टली बात आपको यह ध्यान रखना है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? लोगों के जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया आदि। ठीक है, ये किस ये क्या होते हैं? ये निजी स्वामित्व में होते हैं। उत्पादन के साधन जो हैं वो निजी व्यक्ति के हाथ में होता है पूंजीवादी में। और सेकेंडरी बात क्या होता है? इनके उत्पादन का मेन उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों का मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। समाज कल्याण से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को अपने लाभ से मतलब होता है। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा आर्थिक निर्णय बाजार शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। ये इसकी एक क्या बोलते हैं, परिभाषा है। ये परिभाषा आप लोग किसी अर्थशास्त्री के द्वारा लिख दी गई है, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक स्लाइड में आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट वेट। यस, ये आ गया आपका न्यू स्लाइड। चलिए, एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है GD H कोल। क्या नाम है? GD H कोल। ठीक है, इनके अनुसार देखते हैं। GD H के अनुसार, कोल के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है। देखो क्या बोलते हैं, पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन की वह प्रणाली है। पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके
अंतर्गत जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों में पदार्थों पर निजी सम्मिलित होता है। अंतर्गत उत्पादन, सॉरी, उत्पादन के उपकरणों एवं पदार्थों पर निजी स्वामित्व होता है। पर निजी स्वामित्व होता है। आप लोग मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे कम, क्योंकि पैड में मेरे से अच्छे से लिखते नहीं आता है। इसकी वजह से आपको राइटिंग में थोड़ी क्या, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे मुझे लगता है, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। ठीक है, तो जीडीएच पोल के अनुसार जो है, पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों एवं पदार्थों पर निजी स्वामित्व होता है। और लंबी इनकी परिभाषा है, लेकिन आप लोग मेन इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अंतर्गत और लंबी परिभाषा है क्या, कि ये मुख्यतः मजदूरी के बदले में काम करने वाले श्रमिकों की सहायता से उत्पादन किया जाता है और उत्पादन पर पूंजीवाद स्वामी या स्वामियों का अधिकार होता है। ठीक है, तो आपको इस परिभाषा को याद करना है, साथ ही इसके मीनिंग्स को भी याद रखना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या है पूंजीवाद। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, कि आखिर पूंजीवाद की क्या विशेषता है। इसकी सबसे पहली जो विशेषता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवाद की यह सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें किसी एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति का स्वामित्व होता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका दूसरा विशेषता यह है कि पूंजीवाद में जो होता है, इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाने का होता है, समाज कल्याण का नहीं होता है। ये लोग केवल अपना हित देखते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की स्वतंत्रता, पूंजीवाद की यह भी विशेषता है कि यह जो है उपभोक्ता को स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि उसको स्वतंत्रता होती है कि वो जो चाहे उत्पादन कर सकता है, कितना उत्पादन कर सकता है ना, वो मार्केट के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, दूसरी बात, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। इसमें भी पूंजीवाद में क्या होता है कि व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होता है, कि वो चाहे तो कृषि के अंतर्गत कुछ कर ले, चाहे तो चीनी की उद्योग डाल ले, चाहे तो कपड़ा का उद्योग डाल ले, है ना, तो वो उसकी अपनी स्वयं की स्वतंत्रता है, वो चुन सकता है। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, इसमें बाजार में प्रतिस्पर्धा। चूंकि निजी स्वामित्व में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने अपने आ, उद्योग धंधे व्यवसाय वगैरह करते हैं, इसमें एक ही चीज की काफी ज्यादा भी व्यवसाय होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कपड़े का बिजनेस हो गया, है ना, तो कपड़े के बिजनेस एक ही लोग थोड़ी कर रहा है, मार्केट में और लोग भी तो हैं, तो इसमें आपस में काफी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। ठीक है, सरकार का सीमित हस्तक्षेप। देखो, हस्तक्षेप करती है, लेकिन जब आप गलत करोगे तब। लेकिन पूंजीवाद में वास्तविकता में देखा जाता है कि जो सरकार का है वो न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। ठीक है, सातवां है जो इसकी प्रमुख विशेषता है, कीमतों का निर्धारण मांग एवं पूर्ति द्वारा। मेन बात यह है पूंजीवाद में कि ये कीमतों का निर्धारण स्वयं करते हैं, यानी कि जैसा डिमांड होता है, जैसा सप्लाई होता है, उसके हिसाब से ये लोग अपनी कीमतों का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सरकार से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि मैं कितना कीमत निर्धारण करूं। लेकिन उसमें भी अभी सरकार ने एक क्या बोलते हैं ना उसको, अ, सरकार के द्वारा जो एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया जाता है, एमसीपी ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात और कि इसमें केंद्रीय योजना का अभाव पाया जाता है, क्योंकि स्वयं से योजना बनाया जाता है, तो केंद्रीय योजना कहाँ से होगा, है ना। ठीक है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैंने कुछ मेन मेन पॉइंटों को ही बताया है, सभी पॉइंटों को मैंने कवर नहीं करवाया है। ठीक है, तो बुक में तो 8-9 समथिंग दिए हुए हैं, तो मैंने 7 ही करवाए लगभग लगभग। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं इसकी कुछ, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ओके, अब इसके गुण और दोष देख लेते हैं थोड़ा सा, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आखिर गुण क्या है, दोष क्या है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की गुण की बात करें तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता में, समझ रहे हो क्या,
कि आप अपना धन स्वयं रख सकते हैं, कितना जितना कमाएंगे उतना स्वयं रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप छीन लेगा, ठीक है। और इसमें नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी कि क्या होता है कि पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। तो जो निजी स्वामित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कि अपना प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बनाया जाए। तो वो नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करके नए नए डिजाइन्स वगैरह तैयार करके वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा दूसरे के अपेक्षा करना चाहते हैं। तो ये सब प्रतिस्पर्धा की वजह से होता है, ठीक है। संसाधनों का कुशल उपयोग, ये भी इसका प्रमुख विशेषता है कि निजी स्वामित्व में क्या करते हैं कि वो संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हैं। उसको ये नहीं रहता है कि संसाधनों का मतलब कि ऐसे ही बिना जिम्मेदारी के कर देते हैं, क्योंकि वो खुद का होता है ना उनका संसाधन जो है खुद का क्रय किए रहते हैं खुद। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर कपड़ा उद्योग ही कर रहा है वो, तो सबसे पहले तो वो क्या बोलते हैं उस कपड़ा खरीदेगा, है ना। जैसे कि उसको ड्रेसेस बनाने शर्ट बनाने तो क्या करेगा, पहले कपड़ा खरीदेगा। तो संसाधनों का समुचित उपयोग करेगा, क्योंकि वो भी जो संसाधन आ रहा है ना उसको भी पैसे से ले रहा है वो। तो वो संसाधनों का कुशल उपयोग करेंगे, अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे, ठीक है ना। और इनके कुछ और गुण हैं, जैसे कि स्वचालित कार्यकरण, मतलब ये स्वयं से कार्य करते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, है ना। और इनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। पूंजीवाद में चूंकि एक निजी व्यक्ति स्वामी होता है, या एक या दो से भी अधिक स्वामी हो सकते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप में होता है ना उस तरीके से भी, तो ये अपना जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं खुद के, ठीक है। बाकी आप लोग बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका दोस्त की बात करते हैं कि इसमें क्या दोष है आखिर। तो फर्स्टली दोस्त की बात करें तो इसमें आय और संपत्ति की असमानता। देखो निजी स्वामित्व में क्या होता है कि जो तो स्वामी है तो वो तो लाभ के उद्देश्य से अपना काम करेगा, लेकिन जो उसमें काम करने वाला श्रमिक है ना, वो मतलब कि गरीब रहता है तो और गरीब होते जाता है। क्योंकि जो स्वामी रहता है वो सोचता है मुझे अधिक से अधिक लाभ मिले, तो जिसकी वजह से वो उसको जो है श्रम कम, मतलब उसका मजदूरी जो है वो कम देता है ना। तो इससे क्या होता है कि स्वामी और बड़े बनते जाते हैं, और जो मजदूर होता है ना और निम्न होता जाता है और गरीब होता जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, आय और संपत्ति में असमानता ज्यादा हो जाती है, ठीक है। एकाधिकार की संभावना, इसकी दूसरा महत्वपूर्ण दोष यह है कि जैसे कि कोई व्यक्ति जो होता है, मान लीजिए कि अगर जूता का व्यापार कर रहा है, ठीक है ना, जूता का व्यापार कर रहा है, पूरे एरिया में व्यापार कर रहा है, और धीरे धीरे उसने अपना आधिपत्य जमा लिया है साथ, मतलब इस एरिया में पूरे जगह उस वही सप्लाई करता है जूते का। तो उसका क्या होता है, एकाधिकार हो जाता है, फिर अपने हिसाब से वो प्राइस क्या होता है बढ़ाता घटाता है। इसके वजह से इन सब पे इफेक्ट पड़ता है ना, इस तरीके से। सामाजिक कल्याण की उपेक्षा, और मेन बात यह है कि यह सामाजिक कल्याण को ध्यान नहीं देता है, ये अपने कल्याण पे ध्यान देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ही रहोगे किसी उद्योग की, मान लो उद्योगपति हो गए, है ना, जैसे अपने यहाँ, जैसे सिंगरौली एरिया, सिंगरौली मध्य जो है, वहां पे हिंडाल्को है, ठीक है ना। तो हिंडाल्को जो है केवल अपना देखता है, अपने लाभ को देखता है, मजदूरों के हितों को ध्यान नहीं देता है। अभी हाल की बात किया जाए तो पेमेंट काफी कम है मजदूरों का, और उनसे काम लगातार कराया जाता है 8 से 12 घंटे, है ना। तो ये गलत है, क्योंकि यह निजी कंपनी है हिंडाल्को, इसलिए वो अपने मनमानी कर रहा है अपने लाभ के लिए, समाज कल्याण की अपेक्षा कर रहे हैं, है ना। ऐसा होता है निजी स्वामित्व में। और अभी आपके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही किए हैं कि हर चीजों का निजीकरण करते जा रहे हैं, हाँ। तो क्या करेंगे, जो निजी स्वामित्व वाला व्यक्ति होगा वो अपने मन से चलाएगा, जैसे मन वैसे चलाएगा, आम आम जनता परेशान होगी, है ना। तो बाकी आप लोग खुद ही जान रहे हैं कितने समझदार हैं हमारे पीएम, है ना। ठीक है, गुड़ और दोष हो गया। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है अपना प्रकार है इकोनॉमिक्स का, दूसरा प्रकार है जो कि है समाजवाद। और आप लोग जानते हैं क्या, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जानते हैं आप लोग। फिर भी देखिए कितना अमीर देश है ये, कितना अमीर देश है ये। अब आप लोग सोचोगे कि अगर पूरे अपने भारत का भी निजीकरण कर दिया जाए तो क्या अपना भारत देश भी अमीर हो जाएगा। शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अपने देश के ऐसे लोग हैं ना कि वो अपने देश को विकास करने में योगदान नहीं देंगे, वो केवल अपना विकास पे ध्यान देते हैं।
ठीक है। तो वहाँ की सिचुएशन कुछ और थी, अपने इंडिया की सिचुएशन कुछ और है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अपने इंडिया में इतनी जनसंख्या है ना कि आप देखोगे कि स्वयं पे तो निर्भर हो ही नहीं सकता है। और यूएसए की बात किया जाए तो वहाँ के पर व्यक्ति की आप मान लीजिए आपकी समथिंग समथिंग 5 हेक्टेयर से ज्यादा ही जमीन होगा एक व्यक्ति के लिए। अपने इंडिया में 1 एकड़ भी नहीं होगा। 1 एकड़ क्या 50 डेसिमल भी ना हो, मुझे लगता है, क्योंकि अपने एरिया में ही बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसके पास क्या बोलते हैं 5 डेसिमल से जमीन ज्यादा है ही नहीं। तो ऐसा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे पूंजीवाद सक्सेसफुल है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अच्छी है जो कि अभी भारत में चल रही है ना। लेकिन काफी चीजें जो है निजीकृत कर दिया गया है। तो चलिए, हो गया, कोई बात नहीं। ये सब करंट की बातें हैं, होती रहेंगी। तो नेक्स्ट अपना जो है वो क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिज्म। इसका जो आप उदाहरण देख सकते हो, चीन। चीन जो है वो सोशलिज्म है ना। और रूस, रूस भी है, सोशलिज्म है। लेकिन ये भी दोनों विकसित देश हैं। चीन की भी बात करो तो कितनी जनसंख्या है चीन की, है भारत की, भारत से ज्यादा है। अभी जनगणना होगा तो पता चल जाएगा, भारत की ज्यादा निकलेगा, अलग की बात है। लेकिन इससे पहले जो है भारत, जो चीन था, वो प्रथम स्थान पे था जनसंख्या की दृष्टि से। अभी की मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी जनगणना कंप्लीट हुआ नहीं है ना। जिस दिन डाटा आएगा तो पता चलेगा कि क्या आखिर है क्या, भारत की विश्व में जनसंख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है और समाज कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है, वो क्या कहलाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसका जो क्या होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। और इसमें लाभ को मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें मेनली क्या किया जाता है, समाज कल्याण पे ध्यान दिया जाता है। इस पे, समाज कल्याण पे। यह होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। परिभाषा की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें आर्थिक संसाधनों का स्वामित्व राज्य के पास होता है तथा उत्पादन एवं वितरण के निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। ठीक है। एक आप चाहो तो किसी अर्थशास्त्री के द्वारा भी लिख सकते हो अच्छे से, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही याद रखो, क्योंकि वो भी काफी बढ़ा चढ़ा कर बहुत बड़े, मतलब एक तरीके से बड़ा डिफिनेशन दिया है उन्होंने। इनका नाम है लुक्स एंड हुड्स। ठीक है। एक बार आप सुन लो कि आखिर इन्होंने क्या कहा है। लुक्स एंड हुड्स के अनुसार समाजवाद के बारे में उन्होंने क्या बोला, क्या डिफिनेशन बताया उसका। लुक्स तथा हुड्स के अनुसार समाजवाद वह आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की वस्तुओं की प्रकृतिकृत तथा मनुष्यकृत बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली उत्पादक वस्तुओं के स्वामित्व तथा प्रबंध को व्यक्तियों के स्थान पर संपूर्ण समाज के हाथों दे देना होता है, जिससे बड़े राष्ट्रीय आय को अधिक समान रूप से इस प्रकार बांटा जा सके कि व्यक्ति की आर्थिक प्रेरणाओं या व्यवसाय तथा उपभोग संबंधी चुनावों की स्वतंत्रता में कोई विशेष हानि न हो पाए। ठीक है। ये है परिभाषा लुक्स तथा हुड्स के अनुसार। और आप लोग ये जानते हैं क्या, सर्वप्रथम रूस में सन 1917 की क्रांति के बाद इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था समाजवादी अर्थव्यवस्था को? रूस में अपनाया गया था। ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में, है ना। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि पूंजीवादी की क्या विशेषता थी। इसी के विपरीत सेम होगा इसकी विशेषताएं। ठीक है ना। देखते हैं पहली विशेषता क्या है, उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व। जैसा कि हम लोगों ने देखा, पूंजीवादी में व्यक्तिगत स्वामित्व होता था, किसी निजी स्वामित्व होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकारी स्वामित्व होता है। यानी कि जो भी उत्पादन के साधन होंगे उन पे किसका स्वामित्व होगा, उसका संचालन कौन करेगा? वो करेगा सरकार। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के कल्याण में वृद्धि करना। जबकि हम लोगों ने देखा था कैपिटलिज्म में मुख्य उद्देश्य क्या था उसका, पर्सनल, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, है ना। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था।
लेकिन समाजवाद का क्या है, इसमें सामाजिक कल्याण को मुख्य उद्देश्य बताया गया है। ठीक है। थर्ड जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है केंद्रीय नियोजन, यानी कि इसका जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख रूप से संचालन किया जाता है ना, ताकि अर्थव्यवस्था में विषमता न फैले, है ना। आय और संपत्ति में समानता, क्योंकि उत्पादन के साधन जो हैं वो सरकार के हाथ में होते हैं, तो सरकार ये निश्चित करता है कि सभी को समान रूप से आय और संपत्ति का बंटवारा हो, ताकि समाज में असमानता न फैले, है ना। आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि कैपिटलिज्म में आर्थिक निर्णय लेता कौन था, वो निजी स्वामित्व लेता था, है ना। लेकिन जो समाजवाद की बात करें तो समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में कौन निर्णय लेता है, सरकार निर्णय लेता है। ठीक है। निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका, और क्या होता है इसमें कि निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका होता है, अर्थात क्या होता है इसमें, मतलब निजी स्वामित्व को उतना वो नहीं दिया जाता है कि खास तौर से इसमें जितने भी उद्योग धंधे स्थापित होते हैं उन सब पे जो होता है सरकार का हस्तक्षेप जरूर होता है, सरकार का स्वामित्व जरूर होता है। ठीक है। बहुत ही सीमित भूमिका है निजी क्षेत्र की, नगण्य मात्रा में आप लोग कह सकते हो। तो इसके कुछ गुण और दोष देखते हैं, सेम उसके विपरीत होने वाला है कैपिटलिज्म के। तो आप लोग इसको अच्छे, अगर एक भी बन जाएगा आपसे ना, तो आप उसका एकदम अपोजिट करके लिख सकते हो आप लोग। ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके गुण और दोष। ठीक है। इसकी फर्स्ट जो इसकी मेरिट्स है, क्या है, आर्थिक समानता। समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में क्या होता है कि इसमें सरकार का स्वामित्व होता है, और सरकार ये डिसाइड करती है कि सभी के पास आय और संपत्ति का समान वितरण हो। ठीक है। जिससे क्या होता है, आर्थिक समानता बनी रहती है। ओके। शोषण की संभावना कम, क्योंकि हम लोगों ने देखा पहले कि पूंजीवाद जो है वो क्या करता है, अपने लाभ के लिए श्रमिकों का शोषण करता है, अत्यधिक काम करवाता है, उनकी मजदूरी रेट कम देता है। लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि यह सभी को देखता है कि किसी का शोषण ना हो, सभी को जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको पर्याप्त मजदूरी मिले। ठीक है। तो ये सरकार के हाथों में होता है, जिसका आप लोग देख ही रहे हो कि उसका मेन उद्देश्य ही होता है समाज के कल्याण करना। तो जितने भी कार्य करता है वो समाज के हित को ध्यान में रखकर ही करता है, तो उसमें शोषण की संभावना काफी कम होती है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, अगर हर चीज सरकार के हाथ में हो, अभी आप लोग अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखोगे इंडिया में, तो इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि आम जनता ऐसे ही मर जाएगी। अगर सोचो समाजवाद हो जाए और इतना ही करप्शन रहे, तो आम लोगों का जीना हराम है ना। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, क्योंकि समाजवाद में सरकार मेन होता है, सरकार का ही पूरा स्वामित्व होता है उसमें, और इसका मेन उद्देश्य भी जो है कि सामाजिक कल्याण है। तो इसमें समाज की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है ना। तो इसके कुछ गुण है, इसके कुछ और गुण बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि इसमें क्या होता है, आर्थिक स्थायित्व पाया जाता है ना। इसमें असमानता नहीं पाया जाता है। बेरोजगारी का इसमें निवारण होता है बेसिकली। और इसका जो है कि सामाजिक कल्याण प्रमुख उद्देश्य है ही, आप लोग देख ही रहे हो। और इसमें प्रतियोगिता का अंत हो जाता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पूंजीवाद में प्रतियोगिता बढ़ जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, उसका अंत हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा किसके बीच होगी, सरकार एक ही तो मालिक है ना। बहुत सारे मालिक तो है नहीं, आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो ऐसा होता है। ठीक है। और वर्ग संघर्ष का भी इसमें अंत हो जाता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ गुण हैं। तो बात करते हैं समाजवाद के दोष के बारे में। ठीक है। तो इसके कुछ दोष हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। इसके दोष क्या क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि इसमें कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती, जो सरकार निर्णय लेगा आप लोगों को उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलना है तो चलो, फिर नहीं तो फिर मत चलो, रुक जाओ भैया। ऐसा है सरकार की समाजवाद में। जैसे आप लोग देखते हो ना, रूस 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 को उसका जो राष्ट्रपति है क्या है, पुतिन, वो जो डिसाइड करता है वही करता है। जैसा कि उसने एक निर्णय लिया था पहले कि एक उम्र के बाद जो है राष्ट्रपति अपना वो पद त्याग देगा, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बना तो उसने क्या किया कि उसको एज को बढ़ाते गया, मतलब डिक्टेटर बन गया वो, राजा की तरह काम करने लगा। ऐसा, जैसा कि अभी हमारे यहाँ हमारे
प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, है ना? इस तरीके से। और दोष की बात करते हैं। दोष क्या क्या है? नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा में कमी। नवाचार और प्रतिस्पर्धा में कमी हो गया मतलब कि अगर क्या होता है ना कि अगर आप मान लो हो, ठीक है, आप बिजनेसमैन आदमी हो, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, मान लो कि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना? कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, कपड़े में जैसे मान लीजिए शर्ट का, ठीक है ना? और आप शर्ट का बिजनेस कर रहे हो, आपके अपोनेंट में कोई शर्ट का बिजनेस ही नहीं कर रहा है ना? आप अकेले हो तो आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं कि मैं कुछ नया करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। तो इस तरीके से हो जाता है कि इसमें प्रतिस्पर्धा की जब कमी हो जाती है तो उसमें नवाचार नहीं आता, उसमें नई चीजें नहीं जोड़ा जाता, आधुनिकीकरण नहीं होता। अगर कोई एक वैरायटी की शर्ट बना रहा है तो यही बनाएगा, यही बनाएगा, यही बनाएगा, कुछ नया ट्राई ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके अपोनेंट्स में कुछ है ही नहीं। अगर ये कुछ इससे अच्छा करता है तो ये भी प्रयास करता है कुछ इससे अच्छा करने के लिए, है ना? तो अपोनेंट में कोई ना होने की वजह से इसमें क्या होता है, नवाचार और प्रतिस्पर्धा में कमी होती है, ठीक है? नौकरशाही की समस्या देखो, नौकरशाही लाल फीताशाही। हाँ, नौकरशाही समझ रहे हो क्या? नौकरशाही जैसे कि अ, अपने यहाँ जो इंडिया में है, नौकरशाही के अंतर्गत ये सभी आते हैं, जैसे कि पुलिस हो गए, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, ये सब नौकरशाही के अंतर्गत ही आते हैं। नौकरशाही में क्या होता है, बड़ा अधिकारी क्या होता है, छोटे अधिकारी को ऑर्डर देगा। अब ये अधिकारी इससे छोटा है जिसको ऑर्डर देगा, ये अधिकारी इससे छोटा है इसको ऑर्डर देगा। फिर यहाँ से ये जो जमीनी स्तर पर ये संचालन करेगा काम को। अगर मान लो कोई व्यक्ति गया इससे इतना घूस लिया, बोला नहीं ये नहीं, ये इतना लेगा, ये इतना लेगा, ये इतना लेगा, तो काम जो है ना ऐसे ही एक दूसरे पर टालते जाते काम होता होता कुछ नहीं है, ठीक है ना? जैसे राजस्व विभाग की ही बात करें तो उसपे नीचे लेवल पे जैसे पटवारी हो गया ना, पटवारी, उसके ऊपर फिर तहसीलदार, उसके ऊपर ऐसे ही होते जाते हैं ना। तो ये क्या है सब, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, तो इससे क्या होता है, डिले होता जाता है। पुलिस में ही देख लो, आप कांस्टेबल देख लो, ये ऐसा, ये एसआई हो गया, ये एसआई हो गया, है ना, टीआई हो गया। तो ये सब एक दूसरे को ऐसे देते रहते हैं ऑर्डर और काम होता जाता है नहीं। तो ये इसकी प्रमुख इसके जो है ये दोष है। ओके। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, समाजवादी तो हो गया। अब नेक्स्ट है अपना क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, इसमें निजी प्लस समाजवाद, दोनों के मिक्स गुण होते हैं, है ना? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अपना इंडिया, ठीक है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है देखते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसमें क्या होता है, पूंजीवादी समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं और इस दोनों ही जो है आपस में साथ साथ कार्य करते हैं। इसकी एक परिभाषा है, निश्चित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। तो मेन आप क्या देखोगे कि इसमें क्या होता है, इसमें निजी और सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है, दोनों का स्वामित्व होता है। और इसमें आप देखोगे फिर लाभ भी आएगा और सामाजिक कल्याण भी आएगा, दोनों का ही मिक्स रूप रहता है ना, तो दोनों के गुण मिक्स होते हैं इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ओके। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि आखिर इसके विशेषताएं क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग देखोगे कि यही विशेषताएं अपने देश में भी हैं, है ना? पहली जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब क्या है कि ये दोनों जो हैं मिलके कार्य करते हैं, ठीक है? आप लोग बताना मेरे को कि एनसीएल या एनटीपीसी, एनटीपीसी ये कैसी कंपनियां हैं, सहकारी हैं या सरकारी हैं, है ना? सहकारी मतलब क्या हो जाता है, निजी और सरकारी दोनों। और सरकारी मतलब कि पूरे सरकार का स्वामित्व है इस पर। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? तो इसकी पहली विशेषता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि इसमें सरकार का भी स्वामित्व होता है, साथ ही निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व होता है।
ठीक है। और दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इसकी दूसरी विशेषता है लाभ एवं सामाजिक कल्याण दोनों उद्देश्य। इसमें जो निजी स्वामित्व वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है स्वयं का लाभ कमाने के लिए, और साथ ही समाज सरकार सोचती है समाज के कल्याण के लिए। तो इसमें ऐसा उपाय निकाला जाता है कि खुद का भी लाभ हो, साथ में समाज के कल्याण का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है। फिर थर्ड है सरकार का नियमन एवं नियंत्रण। इसमें क्या होता है निश्चित अर्थव्यवस्था में कि अगर एक निजी व्यक्ति है, मान लीजिए कि जैसे कोई कंपनी हो गई, तो उसमें एक व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए श्याम ने उसमें इन्वेस्ट किया, प्लस सरकार का भी उसमें हाथ है। ठीक है ना? तो सरकार से सहयोग लेके ये अपना एक इंडस्ट्री मतलब स्थापित करता है, किसका? मान लीजिए सीमेंट का। ठीक है ना? तो ये सहकारी हो गया। तो इसमें क्या होता है कि सरकार जो है इसका नियमन नियंत्रण करती है, इसकी देख रेख ये भी करती है और साथ में ये भी करता है। और इसमें क्या होता है, देखो, अब श्याम सोचेगा अपना स्वयं का लाभ कमाने के लिए, है ना, कि अपना लाभ कमा ले। और सरकार क्या सोचेगा कि इसमें सामाजिक कल्याण हो जाए। तो ये लोग ऐसा कुछ उपाय करेंगे, ऐसा उत्पादन करेंगे कि इसका भी लाभ हो जाए और समाज कल्याण भी हो जाए। मतलब जैसे मजदूरों का कल्याण करने का है, तो क्या करेंगे, एक औसत जो है उनकी मजदूरी रेट फिक्स करेंगे, जिससे इनका भी लाभ हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है। आर्थिक नियोजन की व्यवस्था, चूंकि इसमें सरकार सम्मिलित है, तो ये आर्थिक नियोजन की विशेषता करती है, इस अर्थ का कहाँ कैसे इस प्रकार उपयोग किया जाए, है ना। पांचवा जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो संसाधनों का संतुलित उपयोग। अब देखो, अगर यहाँ पे सरकार ही सरकार रहे, तो सरकार जो है कि किसी व्यक्ति को देती है तो पेमेंट दे देती है मंथली टू मंथली, देख रेख उतना करती नहीं है। तो क्या होता है कि उसमें लोग जो है अकर्मण्य हो जाते हैं, काम करते ही नहीं है। लेकिन जब निजी स्वामित्व आता है ना, तो वो तो प्रॉपर ध्यान दे दिया रहता है, क्योंकि भाई उसको तो चाहिए कि लाभ मिलना चाहिए मेरे को। तो लाभ के चक्कर में प्रॉपर ध्यान देता है, गाइडेंस रखता है और लगातार काम करवाता है। तो क्या होता है इससे कि संसाधनों का समुचित उपयोग हो पाता है ना। संतुलित उपयोग, न ज्यादा विदोहन हो रहा है और न ही उसका समुचित, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि उसका समुचित तरीके से उपयोग हो रहा है, ना ही ज्यादा विदोहन हो रहा है, ना ही उसको बचा के रखा जा रहा है इस तरीके से। ठीक है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है सामाजिक न्याय पर बल। अब आप देखोगे कि यहाँ पे सरकार भी है, तो ये चाहेगी कि सभी के साथ अन्याय ना हो, मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन ये व्यक्ति चाहेगा कि किसी के साथ न्याय हो चाहे अन्याय हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो लाभ चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, इस पे अंकुश लगा देता है, बोलता नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए, साथ में तुम अपना लाभ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है। तो सामाजिक न्याय पर ये जो है बल देता है। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके गुण और दोष के बारे में। ठीक है। ओके। गुण दोष की बात करें तो इसका पहला जो गुण है, पहली, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों। इसका पहला गुण है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों। निश्चित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें आर्थिक विकास कैसे होता है और सामाजिक न्याय कैसे होता है, क्योंकि इसमें दोनों का सम्मिलित रूप होता है, तो कार्य जो है काफी प्रगति से होता है ना। तो आर्थिक विकास संभव है इसी के द्वारा। और साथ ही सरकार है, तो सरकार चाहेगी कि समाज में कल्याण व्याप्त रहे, क्योंकि इसका ये प्रमुख उद्देश्य ही है। ठीक है ना। फिर बात करें दूसरे गुण की, निजी क्षेत्र की दक्षता तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सुरक्षा। इसका प्रमुख ये भी गुण है कि क्या है, निजी क्षेत्र क्या होता है ना, कि निजी क्षेत्र चाहता है अपने चीजों को आगे ले जाने के लिए, लेकिन सरकार जो है अस्थायी हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि वो मतलब पूरा तरीके से काम नहीं कर पाता। लेकिन ये सोचता है हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, जिसकी वजह से वो उस कार्य को बहुत ही अच्छे से कार्य करने का प्रयास करता है। जैसे मैं पिछले उदाहरण से बताया ना, सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य करने का प्रयास करता है। तो क्या होता है कि निजी क्षेत्र में दक्षता भी आती है और साथ में सार्वजनिक क्षेत्र की सुरक्षा भी बनी रहती है ना। तो ये इसके गुण हैं। आय असमानता को कम करने का प्रयास, देखो आय असमानता को कम कैसे करता है। आय असमानता को कम कैसे करता है, पहली बार
तो जो सरकार समाजवाद का जो उद्देश्य होता है वो आय में समानता लाना ही है। तो वो क्या करता है, लोगों का कल्याण करता है, यानी कि वो प्रयास करता है कि ज्यादा विषमता ना फैले। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं, सॉरी गुण हो गए हैं। अब बात करते हैं दोष की। तो निर्णय लेने में विलंब, अब आप देखोगे कि एक निजी है और ये सरकार है ना, दोनों में आपस टकराव हो जाएगा। ये बोलेगा नहीं मजदूरी रेट इतनी होनी चाहिए, ये बोलेगा नहीं मजदूरी रेट इतनी होनी चाहिए, तो निर्णय लेने में काफी आपस में मीटिंग्स होंगी, इधर होगा ऐसा होगा वैसा होगा, काफी तकरारें होंगी। उसके बाद से निर्णय लिया जाएगा। तो ये निर्णय लेने में काफी विलंब हो सकता है। इसके प्रमुख दोष हैं। ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में टकराव। अब आप देखोगे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में टकराव कैसे हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना मजदूरी को लेके, ऐसे ही इसमें होगा कि नहीं ये चाहेगा कि ये नीति अपनाया जाए, इसमें प्रोडक्ट में ये चीज मिला के ये काम किया जाए, लेकिन सरकार चाहेगा नहीं ये समाज के लिए हितकर है, तो आप ये नहीं कर सकते हो। तो आपस में इन दोनों का टकराव होगा, जिसकी वजह से धंधे पे जो है बुरा प्रभाव पड़ सकता है, उद्योग को बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ओके। प्रशासनिक जटिलताएं। अब सरकार की जो है कुछ नियमें होती हैं, है ना, उसके हिसाब से चलना होता है। तो इसमें काफ़ी जटिलताएँ व्याप्त हैं, जैसे लाइसेंसिंग वगैरह का काफ़ी चीज़ें रहता है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है। तो ये कुछ इसकी जटिलताएँ हैं, जो इसका प्रमुख दोष है। ठीक है। और इसमें एक दोष और है कि स्वतंत्रता समाप्ति का भय होता है। लोग सोचते हैं कि हर चीज़ में सरकारी हस्तक्षेप की जा रही है, तो हम लोग करेंगे क्या? और भ्रष्टाचार भी है। अगर सरकार जहाँ पे है, तो भ्रष्टाचार तो तय है भैया। ऐसा नहीं है कि सरकारी चीजों में ही भ्रष्टाचार होता है, निजी चीजों में भी भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं ना वही भ्रष्ट होते हैं। अगर मान लो अभी जैसे कि बात किया जाए अपने यहाँ की कंपनी की, एक छोटी मोटी जॉब के लिए अगर एक व्यक्ति आईटीआई किया हुआ है ना, वो अप्रेंटिस भी किया हुआ है, ट्रेनिंग भी किया हुआ है, अब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जो एचआर है ना वो पैसे मांगता है। एचआर क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं, मेरे को इतने पैसे दो तो मैं आपको कंपनी में जगह दिला दूंगा, इस तरीके से। तो ये क्या है, भ्रष्टाचार ही तो है। तभी तो अंदर काम, इसके पास योग्यता है, फिर भी बोला है नहीं तुम्हारे जैसे बहुत लड़के मिल जाएंगे, मेरे को इतने दो मैं तुमको काम में लगवा दूंगा, ये भ्रष्टाचार। ठीक है ना, तो ऐसा होता है अपने देश में, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, इसलिए। तो हो गया, कोई बात नहीं, आज की क्लास इतना ही हम लोग करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने पूंजीवाद, समाजवाद और निश्चित अर्थव्यवस्था को पढ़ा अच्छे से। आप लोग को समझ में आ गया होगा ना कि क्या होता है पूंजीवाद, समाजवाद। पूंजीवाद देखिए एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। पूंजीवाद में क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है कैपिटलिज्म में। और क्या होता है, प्लस लाभ ज्यादा करने पर ध्यान दिया जाता है। और सोशलिज्म में क्या होता है, इसमें सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण पे ध्यान दिया जाता है ना। और इसका स्वामित्व जो होता है वो किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। और बात करें मिक्सचर की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो इसमें दोनों का जो है, दोनों का क्या होता है, मिक्सअप होता है। इसमें निजी और सरकारी स्वामित्व दोनों पाया जाता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आज आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया है कि आप लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को अच्छे से समझ जाओ। अब आप लोग समझे हैं या नहीं समझे हैं वो तो आप लोग जाने, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरा पूरा प्रयास किया है ना। और एक टाइप और होता है, जैसे कि जैसे विकास के हिसाब से नापते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो वो होते हैं जैसे कि एक होता है विकसित, अविकसित, विकासशील। ये अर्थव्यवस्था के कुछ टाइप हैं, तीन टाइप हैं, मतलब ये प्रगति के हिसाब से इसको देखा जाता है। ठीक है ना। तो जैसे विकसित हो गया कि अविकसित हो गया, विकासशील हो गया, यानी कि जिसका विकास पूर्ण रूप से हो चुका है ना, और जो इसका अभी विकास नहीं हुआ है, और जो विकास के पथ पे अग्रसर है। ठीक है ना, तो इनका कुछ डाटा होता है, जिसके हिसाब से इनको चेक किया जाता है। जैसे कि जीडीपी के माध्यम से
आप पता कर सकते हो कि विकास कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा है ना, इस तरीके से। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छा अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। एक बात और कि आप लोग अगर मानसिक तनाव आता है, आप लोग माइंड में टेंशन होता है, तो सबसे अच्छा इसका उपाय हो कि आप लोग खेलना स्टार्ट करिए। आपका जो भी गेम अच्छा लगता हो आपको, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, लेकिन आपको आउटडोर गेम ही खेलना है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। आउटडोर गेम खेलेंगे तो आपको मानसिक जो संतुलन है बहुत ही अच्छा बना रहेगा, मन एकदम मस्त फ्रेश रहेगा। तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ खेलने पर जरूर ध्यान दीजिएगा। केवल पढ़ाई ही जरूरी नहीं है। खेलने से क्या होता है, मानसिक भी और शारीरिक भी दोनों ही चीजें अच्छी होती हैं। तो आप लोग दिन में 1 घंटे जरूर निकालिएगा अपने खेलने के लिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ओके। आप लोग अपने पेरेंट्स की बातों पर मत ध्यान दीजिएगा कि नहीं खेलना नहीं है, खेलना नहीं है, खेलना है। खेलोगे तभी आप हेल्दी रहोगे। ठीक है। तो खेलना भी है, पढ़ना भी है, दोनों। ओके। तो आप लोग मस्त रहिए। गुड नाइट।